हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अमनदीप कौर और हम जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनदीप पर। और हमने शुरू की थी कक्षा 9वीं की पॉलिटी की एनसीईआरटी। आज हमने कुछ नया करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पीडीएफ से पढ़ाना शुरू किया था, तो बाद में थोड़ा सुझाव आया कि इससे नोट्स मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जो लर्नर्स न्यू है उनके लिए ये हमने शुरू की है कि आपको नोट्स बनाने में कोई भी परेशानी अब ना आए, इसलिए हमने ये शुरू किया है। तो आज हम लोकतंत्र की विशेषताओं को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट की थी। आज जो विशेषता है वो है कि लोकतंत्र के लिए एक व्यक्ति और एक वोट एक मूल्य होना चाहिए। अगर किसी देश में यह विशेषता है तो उस देश को हम लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। जैसे कि कई एग्जाम्पल ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को वोट का अधिकार मिला हुआ उनका मूल्य एक नहीं है। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो वहाँ वयस्क मताधिकार नहीं था। मतलब वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है जैसे हमारे देश में 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। तो ऐसे वहाँ नहीं था, औरतों को कोई अधिकार नहीं था वोट देने का। दूसरा एग्जाम्पल है कि एस्टोनिया जो देश है वहाँ नागरिकता के नियम कुछ ऐसे बनाए हुए हैं कि वहाँ जो रूस के अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको वोट देने जो है उसमें बहुत ही दिक्कत आती है। ऐसे उन्होंने रूल बनाए हुए हैं कि अगर वहाँ रूस के नागरिक आके बस जाते हैं एस्टोनिया में तो उनको वोटिंग करने का अधिकार लेने के लिए काफ़ी उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो बनाए हुए हैं। तीसरी एग्जाम्पल है कि एक देश है फिजी। वहाँ चुनाव प्रणाली में ऐसे रूल हैं कि जैसे वहाँ पर इधर से जैसे इंडियंस पहले वहाँ फॉरेन गए हुए हैं तो वहाँ ही उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहाँ की उनको नागरिकता मिल जाती है, लेकिन वो कहलाते भारतीय मूल के हैं। तो उनको वोटिंग जो राइट हैं, फिजी के नागरिक हैं जो उनके नागरिकों से वोट का मूल्य जो है वो कम है। तो इस प्रकार जो है इसको हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। लोकतांत्रिक देश होने के लिए जितने भी वयस्क मताधिकार हैं, जिनको भी वोट डालने का अधिकार है, उनके वोट का जो मूल्य है वो एक होना चाहिए। अगर ऐसी विशेषता किसी देश में है तो उसको हम लोकतांत्रिक देश बोल सकते हैं। ये हमारी होगी अगली विशेषता। इसके आगे अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो हम उस देश को लोकतांत्रिक देश बोल सकते हैं जहाँ पर कानून का राज हो। ये आप लिखते भी रहिए साथ साथ। कानून का राज हो और अधिकारों का आदर हो। राइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। सुनने पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। अगर ये विशेषता किसी देश में है तो उसको हम लोकतांत्रिक देश बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी देश में हमने चुनाव करवाए हैं,
लेकिन वहाँ के जो शासक हैं जिनको हमने चुन के भेजा हुआ है, वो अपनी मर्जी से सारे फैसले करने लग जाएं, तो वहाँ का कानून का शासन नहीं रह जाएगा। कानून का शासन होता है कि वहाँ एक संविधान हो और संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया। वो मतलब कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या हैं, न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या हैं, विधायिका की शक्तियाँ क्या हैं, इनकी पूरी पावर्स को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हो और ऊपर से लोगों को अधिकार भी मिले हों। जैसे हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जो कि राज्य की जो शक्तियाँ हैं उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसे करके हमें 6 जो हैं वो अधिकार मिले हुए हैं। तो जहाँ पर ये सब होगा उस देश को हम लोकतांत्रिक देश बोल सकते हैं। तो अगली विशेषता आप लिख सकते हैं, कानून का राज और अधिकारों का आदर। आगे है कि जो हमने पूरी विशेषताएं पढ़ ली हैं, उनके आधार पर हम लोकतंत्र को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यही देखा था कि एक सरल सी परिभाषा ली हुई थी जिसमें लिखा था कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होगा। ये एक सिंपल मीनिंग है। ये एक सिंपल मीनिंग है जिसको हमने आगे विशेषताओं के माध्यम से पूरा स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि सिर्फ शासकों का चुनाव करना ही जो है वो लोकतंत्र नहीं है। आगे भी कई सारी विशेषताएं होनी चाहिए किसी देश में, तभी वो लोकतांत्रिक देश बोला जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हमने 4 विशेषताएं देखी हैं। सबसे पहले देखी थी कि जो लोगों द्वारा शासक चुने गए हैं वही सभी प्रमुख फैसले लेंगे। लोगों द्वारा, आप भी लिख लें साथ में, लोगों द्वारा चुने शासक ही फैसले लेंगे। ये होगी लोकतंत्र की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता थी कि जो भी चुनाव होंगे हमारे देश में या किसी भी देश में, टर्नओवर होता है, जैसे हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, ऐसे करके 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो वहाँ जो है चुनाव जो हो वो निष्पक्ष हो। दूसरी विशेषता ये थी कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो और अवसर के विकल्प हों। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ, जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी चाइना की, कि वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही हर बार चुनाव लड़ती है। अगर किसी अदर पार्टी ने चुनाव लड़ना भी है तो उसको पहला कम्युनिस्ट पार्टी से अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकती है। तो वहाँ लोकतंत्र हम नहीं बोल सकते। इसलिए अगर किसी देश को हम लोकतांत्रिक बोलते हैं तो वहाँ चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए। और दूसरा है कि अदर पार्टीज जो हैं उनको भी एक विकल्प के तौर पर मौका दिया जाना चाहिए। ये होगी हमारी लोकतंत्र की दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता थी कि जो विकल्प हैं वो सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। अवसर सभी लोगों को उपलब्ध हों। मतलब कि जैसे हमने देखा था कि सऊदी अरब में जो है 2015 तक औरतों को वोटिंग का राइट ही नहीं था। तो अगर लोकतंत्र देश बनाना है, लोकतांत्रिक देश हमें कहलाना है, तो सभी को एक समान अवसर जो है वो दिए जाने चाहिए। मतलब कि जितने भी 18 साल से या जिस देश
जिस भी देश की बात करें हम, वहाँ की वयस्क मताधिकार की क्या उम्र है, क्या उन्होंने एज लिमिट रखी हुई है, उस हिसाब से जितनों की भी एज हो जाती है उसके आधार पर उनको बिना किसी भेदभाव के, जाति के, रंग के, नस्ल के या कुछ अन्य भी धर्म के आधार पर उनको बिना किसी भी भेदभाव के वोटिंग के अवसर जो हैं वो मिलने चाहिए। ये हमारी होगी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता थी कि जो सरकार हमने बना दी है, लोगों ने जो सरकार है वो चुन दी है, उसके बाद जो सरकार है वो संविधान द्वारा बनाए कानून के अंतर्गत हो। अंतर्गत हूँ मतलब कि ऐसे नहीं है कि हमने बस जो है शासक हैं वो चुन दिए, अपने मेंबर चुन के भेज दिए, अब वो कुछ भी फैसला नहीं ले सकते। उनके ऊपर एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसको हम संविधान बोलते हैं, कि उन्होंने सभी शक्तियों का एक पृथक जो है बंटवारा किया हो, जिसके आधार पर सभी को अपनी अपनी शक्ति की और लिमिट पता हो, उसके आधार पर ही वो अपने फैसले लें। ऐसा यूपीएससी ने क्वेश्चन एक बार बार पूछा है कि संवैधानिक सरकार क्या है। 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संवैधानिक सरकार से आप क्या समझते हैं, संवैधानिक सरकार क्या है? तो संवैधानिक सरकार का मतलब है कि शक्तियों का पृथक्करण, मतलब शक्तियां जो हैं वो बांट दी जाती हैं। जो सरकार के अंग हैं उनमें शक्तियां जो हैं वो बांट दी जाती हैं। जैसे मान लो हमारी विधायिका है, जिसमें लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, राष्ट्रपति भी आता है, उनको कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो संविधान के अनुसार उनको उनकी शक्तियां जो हैं वो लिमिट के अनुसार दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी मुद्दे पे कोई भी कानून बना सकते हैं जिसके आधार पर लोगों के जो है नागरिकों के अधिकार है वो सीमित हो जाएं। अगर कोई कानून ऐसा बन जाता है कि नागरिकों के अधिकार जो हैं वो सीमित हो गए हैं, तो न्यायपालिका उस पर एक्शन ले सकती है और उस कानून को रद्द भी कर सकती है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई हैं आज लोकतंत्र की विशेषताएं। तो आगे थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है कि लोकतंत्र ही आखिर क्यों, कि और भी तो शासन व्यवस्थाएं, इसमें लोकतंत्र ही ऐसी शासन प्रणाली है कि जिसको सभी देश जो है वो अपनाना चाहते हैं। अगर किसी देश में लोकतंत्र है भी नहीं तो वो भी अपने आप को जो है वो लोकतांत्रिक होने का दावा करता है। तो ये हम कल पढ़ेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र में विशेषताएं तो हमने पढ़ ली हैं। तो लोकतंत्र के आगे तर्क भी दिए हुए हैं कि इसमें बुराइयां क्या क्या हैं। तो आगे उन्होंने बताया हुआ है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था तो है कि सबसे बेहतर है, इसके मतलब कि इससे बेहतर विकल्प अभी तक तो कोई नहीं मिला कि लोकतंत्र को हटा के हम कोई दूसरी सरकार बना लें तो उससे ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। तो इसमें कमियां भी है। तो कमियां तो हर एक चीज़ में होती हैं, दो पहलू होते हैं सिक्के के, एक अच्छा साइड भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन इन कमियों के साथ फिर भी ये सबसे अच्छी एक व्यवस्था है शासन की। तो इसीलिए हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने इंडिया में जो शासन व्यवस्था का चुनाव किया वो लोकतांत्रिक ही थी, जो हमने इनकी विशेषताओं से देखा भी था। क्योंकि हमारे देश में ऐसे पढ़ी लिखी जनता तो नहीं थी सारी, काफ़ी गरीब भी थे लोग। और हमारे देश का कल्चर भी ऐसा है, जैसे साउथ में चले जाएं तो अलग ही कल्चर है, नॉर्थ में चलें अलग कल्चर है, फिर इधर ईस्ट में आ जाएं अलग है, वेस्ट में चले जाएं अलग है। कई धर्म हैं, कई जातियां हैं, कई वर्ग हैं। तो यहाँ पर लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जो कि हमारे देश पे अच्छी तरह से शासन कर सके। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को हम पूरी पावर दे देते,
जैसे चाइना में या कहीं और भी मान लेते हैं, सऊदी अरब या कुछ भी ऐसे जो मिडल ईस्ट के देश हैं, वहाँ एक ही राजा है, तो वो तो छोटी कंट्री है, वहाँ तो चल जाता है कि ठीक है एक ही धर्म के लोग रहते हैं या कुछ अलग तरह के वो एक जैसे लोग हैं। पर हमारे देश में इतनी विविधता थी कि एक तो कोई फैसला ले ही नहीं सकता। जैसे मान लो अब फैमिली में ही 10 मेंबर हों, तो वहाँ ही कोई एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, हम फैसला ले नहीं सकते। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर सभी की अपने अपने जो है मेंबर चुन के भेजने का अधिकार है, अपनी अपनी पसंद के। वो जैसे किसी कम्युनिटी ने अपना मेंबर भेजा है वहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में चुन के, तो वो फिर उनके जो हित हैं उनको रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे, कि हाँ अगर कोई कानून बनता भी है तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं ये इस कम्युनिटी के लिए ठीक है, इस कम्युनिटी के लिए नहीं है, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको क्या बेनिफिट होगा, दूसरे को क्या इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार जो लोकतंत्र है वो हमारे देश के लिए तो बेस्ट है, ये तो मानना पड़ेगा। तो आगे हम कल यही कंटिन्यू करेंगे कि लोकतंत्र में आखिरकार क्या क्या इसका महत्व है, इसमें क्या कमियां हैं, फिर भी हमने लोकतंत्र क्यों अपनाया है। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग भी। इसके बाद हम थोड़े दिनों में ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड की व्यवस्था करते हैं, उस पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो हम लाइव क्लास भी लिया करेंगे, उस पर आपको डायरेक्ट पढ़ाने की सुविधा भी मिलती जाएगी। तो उससे आप कमेंट भी करने लग जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।